Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, I am Aisha Khan. I am a student of Siddhivinayak Institute. Here I am going to explain a very essential topic is a cell cycle and cell division. आइए हम सेल साइकिल सेल डिवीजन की बात करें। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी एक जाइगोट होता है जो कि डिप्लॉयड है बट सिंगल है, उससे वो डिवाइड करते करते एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म करता है और ऐसे ही हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली पुराने सेल्स न्यू सेल से रिप्लेस होते जाते हैं। ये किसके थ्रू होता है? ये होता है थ्रू अ सेल डिवीजन। तो आइए हम इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम इसके जो सेल डिवीजन है इसे हम समझेंगे थ्रू सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, मतलब कि एक सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, जेनेटिक मटेरियल को, सिंथेसिस अदर कॉन्स्टिट्यूट जैसे कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब और मैक्रोमोलेक्यूल्स, प्रोटीन इन सबको सिंथेसाइज करेगा एंड इवेंचुअली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स और फिर उसके बाद फाइनली टू डॉटर सेल्स को डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम सेल साइकिल को एक सर्कल के थ्रू समझेंगे जिसमें हम इंटरफेस और एंड फेज, इसके टू फेजेस है बेसिकली। इसमें इंटरफेस रेस्टिंग फेज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है डिवीजन की, एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रहा है। तो ये मोर देन 95% ड्यूरेशन होता है क्योंकि यहाँ पे सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, अपने सेल ऑर्गेनेलीज को, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए उसको प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम। वही एंड फेज जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होने वाला है वो शॉर्टर होता है, मतलब कि 5% ड्यूरेशन। जैसे कि हम अपने एग्जाम के लिए कई महीनों से प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से ये प्रिपरेटरी फेज है जो कि लॉन्ग है, मोर देन 95% ड्यूरेशन, और जो एम फेज है वो 5% ड्यूरेशन। आइए हम इंटरफेस में भी उनके फेजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है जीवन फेज, गैप फेज 1, ग्रोथ फेज 1। इसमें सेल मेटाबॉलिकली ये होता है, कंटिन्यू ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म कंटिन्यू ग्रो करते रहता है थ्रू आउट। और उसके बाद इसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स होती है, प्रोटीन्स फॉर्मेशंस भी होते हैं। उसके बाद एस फेज सिंथेटिक फेज, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, और एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है उनके साइटोप्लाज्म में, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, क्रोमैटिन डुप्लीकेशन होगा। हिस्टोन प्रोटीन वो होता है जो डीएनए के अराउंड लिपटे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा G2 फेज, गैप फेज 2, ग्रोथ फेज 2। इसमें सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर चुका होता है, सेल कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा डुप्लीकेट कर रहा है। इसके बाद ये था हमारा इंटरफेस। अब बात हम करते हैं एम फेज की, और एक और स्टेज होती है जिसे हमें बताना चाहिए जी नॉट स्टेज, जिसे हम क्वेश्चन स्टेज भी कहते हैं और इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। कुछ हमारे बॉडी के कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं करते या कभी कभी डिवाइड करते हैं, कि डिवाइड नहीं करते या कभी कभी डिवाइड करते हैं जब उनकी जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, जीवन फेज मतलब ग्रोथ फेज 1 से एग्जिस्ट हो जाते हैं और जब उनकी जरूरत होती है तो वो डिवाइड करते हैं। ये इनएक्टिव नहीं होते, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बट ये डिवाइड नहीं करते उस वक्त, इसलिए हमें इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एम फेज, उसमें भी 2 फेजेस आते हैं। पहला केरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। केरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। उसमें भी हम बात करेंगे माइटोसिस। जब हम पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है उस डिवीजन को माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, और उस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं पेरेंट सेल में, और जब डिवाइड होकर जो 2 डॉटर सेल्स बनेगी उसमें भी। इसके बाद हम बात करेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस, पहले हम डिवीजन करेंगे न्यूक्लियस का, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे साइटोप्लाज्म का। तो न्यूक्लियस ऑफ डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, उसमें भी 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये एम फेज में मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, इनकी इसमें कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, बस ये हमने अपनी बेस्ट स्टडी पर्पस के लिए से ऐसे डिवाइड की।
फेजेस की। तो प्रोफेज पहले बात करेंगे प्रोफेज की। तो प्रोफेज एक लॉन्गेस्ट फेज है हमारे सेल डिवीजन का। उसमें जो हम न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल है वो डीकॉन्डेंस थे। हाँ मतलब कि क्रोमैटिक मटेरियल थे वो कॉन्डेंस्ड होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं और जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद इसी में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर हो जाती है और जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है और जो हमारे सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी डिसअपियर होने लगती है। तो उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज की बिगनिंग कैसे होती है? न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो मैक्सिमम कॉन्डेंस्ड हो जाएंगे और वो क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। इसलिए इस स्टेज में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडी है, इसमें ज़्यादा अच्छी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बात करेंगे तो काइनेटोकोर स्ट्रक्चर होता है डिस्क लाइक जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के अराउंड होते हैं। उससे ये जो सेंट्रियोल है सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं उससे अटैच होते हैं और ये जो है ना ये इक्वेटोरियल और एक मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम खुद को अलाइन कर लेते हैं। किस फेज में? मेटाफेज फेज में। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज ये शॉर्टेस्ट फेज है हमारे कैरेपाइनेसिस में। उसमें क्या होता है? उसमें क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग ऐसे होती है कि स्पिंडल फाइबर जहाँ पे सेंट्रियोल है उस तरफ सेंट्रोमियर मूव करता है उसके पीछे मतलब कि बिहाइंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड उसके पीछे क्रोमैटिड्स होती है। और फाइनली लास्ट है टेलोफेज जिसमें वो टू न्यूक्लियर डिवाइड कर जाते हैं। ये हमारा लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का। प्रोफेज के जस्ट अपोजिट है। जैसे वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुई थी, क्रोमैटिन थे, क्रोमोसोम्स बने थे, यहाँ पे क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन बन जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं डीकॉन्डेंस होकर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर हो जाती है, सेल ऑर्गेनेलीज वापस डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसके बाद अभी हमारा सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर का डिवीजन किया, हमने अभी सेल का डिवीजन नहीं किया, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस तो वो टू टाइप है मतलब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंट है। एनिमल सेल में फॉलो ग्रुप इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके थ्रू होता है? तो वो आउटर मतलब पेरिफेरी बाहर से अंदर की तरफ। तो पेरिफेरी टू सेंटर, पेरिफेरी से वो सेंटर जाता है और इवेंचुअली टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है। तो इस तरीके की जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। और जो प्लांट सेल्स है प्लांट सेल में सेपरेट होती है बीच में वो सेंटर टू पेरिफेरी मूव करते हुए सेंट्रीफ्यूगल से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। इस तरीके से हमारा टू डॉटर सेल्स डिवाइड हो चुका है और इसमें हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम है। कैसे? जैसे कि जीवन में जैसे कि हमारा क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, हमारी सेल डिप्लॉयड है, हमारी सेल डिप्लॉयड है मतलब कि डिप्लॉयड मतलब कि क्रोमोसोम पेयर में है, तो उससे हमारा जीवन और ये जो एन है ये अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम को डिनोट करता है। जो सी है वो अमाउंट ऑफ ये क्रोमोसोम नंबर को डिनोट करता है और जो सी है वो अमाउंट ऑफ डीएनए को शो करता है। तो इससे हमारी बॉडी में 2n क्रोमोसोम्स है और 2c डीएनए का अमाउंट है। तो जब जीवन में जाएगा तो 2n और 2c ही रहेगा। पर एस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं करते, क्रोमैटिड रेप्लिकेट करती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डुप्लीकेट करती है क्रोमैटिड, बट क्रोमोसोम का कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो उसके एस फेज पे तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं 2n, बट जो डीएनए अमाउंट है वो डबल हो जाता है। G2 में भी वही रहेगा 2n और 4c। जब वो एम फेज पे आएगा और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 2n इधर क्रोमोसोम नंबर और जो डीएनए अमाउंट है वो दोनों भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ये पेरेंट सेल है, ये डॉटर सेल्स है। तो दोनों में जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो सेम है, इसलिए माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है। ये यही था। और हमारे बॉडी की कुछ सेल्स है जो डिवाइड नहीं करती, जैसे कि हार्ट सेल और नर्व सेल।